हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी इन कोलैबोरेशन विद विद्या मंदिर क्लासेस सूरत। और आज हम बात करेंगे वेव्स के प्रोपगेशन की स्पीड की कि भैया अगर एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में अगर कोई टेंशन है, उसका कोई मास है, तो उस स्ट्रिंग में वेव की स्पीड कितनी होगी। हमने अभी तक ये बात कर ली थी कि वेव किस किस तरीके की होती है, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, फिर मैकेनिकल में ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो स्ट्रिंग में होती है वो ट्रांसवर्स होती है, उसी के बारे में हम भी यहाँ पे बात करेंगे कि अगर एक स्ट्रिंग में हम वेव को प्रोड्यूस करते हैं तो किस स्पीड से आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो करने का तरीका बड़ा आसान सा है। हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग हमने कंसिडर करी ऐसी, तो उस स्ट्रिंग का एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर किया। ठीक है, ये पोर्शन आप ध्यान से देखें तो दिस पोर्शन इज एक छोटा सा सर्कुलर आर्क मानी जा सकती है ये। इसके करस्पॉन्डिंग इसकी कोई रेडियस होगी, और इस रेडियस के हिसाब से अगर v स्पीड से ये लूप आगे बढ़ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही होंगी इनमें, वो टेंशन स्ट्रिंग में इस तरीके से होगी, इसके आसपास वाले पार्टिकल्स इसको इस तरफ से खींच रहे होंगे। अगर इस टेंशन का अपन नेट कंपोनेंट देखना चाहें तो ये cos थीटा कंपोनेंट, ये cos थीटा कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जो नेट कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में आएगा। और अगर ये सर्कुलर मोशन में है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो नेट कंपोनेंट नीचे की तरफ आ रहा है, यही यहाँ पे नेट सेंट्रीपिटल फोर्स भी दे रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अपने को एक बात समझ में आती है कि ये जो फोर्स आया आपके पास 2t sin थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। पर हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगता है, mv² r के बराबर। ठीक है, अब अगर मुझे इसका मास पता चल जाए तो मेरे पास v तो है ही, r भी मुझे यहाँ से पता है, रेडियस, तो अपना काम हो जाएगा। अच्छा, मास कैसे लिखें, तो मास लिखना आसान है। हमें इस स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ पता होता है, म्यू जिसको कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर मास पर यूनिट लेंथ पता है, इसमें मैं अगर ये लेंथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इस सेक्शन का मास मिल जाएगा। तो म्यू इंटू इसकी लेंथ, लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर ये आर है और थीटा है तो हमें पता है ये होता है आर थीटा, इधर वाला भी आर थीटा, तो 2r थीटा, दिस शुड बी द मास। तो बस अपने को यही करना है कि अपने को इक्वल करना है दिस फोर्स, या जैसे आप देख पा रहे हैं 2t sin थीटा, और अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो 2t थीटा इज इक्वल टू ये मास 2 टाइम्स r थीटा इंटू म्यू इंटू v²/r, mv²/r यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ से आपको मिलता है दिस वेलोसिटी इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू √t/μ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन बेस्ड सीधे सीधे फॉर्मूला पे आते हैं, ये हमें याद रखना है। यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव। टी क्या हो गया, टेंशन इन द स्ट्रिंग। और ये म्यू क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस पर अपन चलते हैं आगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम इस पे करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फाइंड स्पीड ऑफ वेव जनरेटेड इन द स्ट्रिंग एज इन द सिचुएशन assume that the tension is not affected by the mass of the coil। ठीक है, ये बोला गया है कि पूरी स्ट्रिंग में टेंशन लगभग सेम माननी है आपको, और अगर सेम मान के चलते हैं तो अपन पहले अगर टेंशन निकाल लें, और टेंशन के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है 500 ग्राम्स पर मीटर, ऐसा दे रखा है। सिस्टम क्या है कि एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के नीचे एक मास लगा हुआ है, तो स्ट्रिंग में टेंशन किस वजह से आएगी, जितना इसका mg लगेगा उसके हिसाब से इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगी। क्योंकि मैं अगर इसके लिए बनाऊं तो इस पे नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रही है इस पे टेंशन, और क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे है, सॉरी, तो T शुड बी इक्वल टू mg, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ से टेंशन अपने को मिल जाएगी सीधी सीधी कितनी, m दे रखा है 20, g होता है 10, 200 न्यूटन इज द टेंशन। एक बार टेंशन मिल गई, आपसे पूछा था स्पीड ऑफ द वेव, अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू √t/μ। तो सीधा सीधा आंसर लिख सकते हैं √t, t इज 200, म्यू आपको दे रखा है 500 ग्राम्स पर मीटर, तो अपने को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी पर मीटर में, है ना। तो 500 ग्राम्स मतलब हाफ केजी, तो 0.5 केजी पर मीटर। यहाँ से आपको आंसर क्या मिल जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा हाफ, ऊपर आ जाएगा 400, 400 का रूट होता है 20, सो 20 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ वेव इन दिस स्ट्रिंग, इन दिस केस। क्लियर बात। तो हर एक क्वेश्चन में आपको करना यही है कि टेंशन निकालनी है, मास पर यूनिट लेंथ गिवन होगा, उसके करस्पॉन्डिंग आप अपना आंसर लिखेंगे वेलोसिटी का। देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है।
अ टॉट स्ट्रिंग मतलब जिसमें टेंशन हो, टाइट। अ टॉट स्ट्रिंग हैविंग टेंशन 100 न्यूटन, दे दी टेंशन यहाँ पे, एंड लीनियर मास डेंसिटी 0.25 kg per meter, ये भी दे दिया, is used inside a cart to generate a wave pulse starting at left end, जैसे कि यहाँ से दिखा रखा है। What should be the velocity of the cart so that the pulse remains stationary with respect to the ground? ये आपसे बोला गया कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर कोई देखे तो वो स्टेशनरी पल्स दिखे, ये आपको बोला गया है। ठीक है, तो देखते हैं ग्राउंड पे अगर कोई बंदा खड़ा है उसको ये पल्स स्टेशनरी कब दिख सकती है, जब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उस पल्स की वेलोसिटी जीरो हो जाए। अच्छा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पल्स की वेलोसिटी जीरो कब हो सकती है भैया, पल्स कार्ट के रेस्पेक्ट में जा रही है इधर, अगर कार्ट इस तरफ चले सेम वेलोसिटी से तो हम कह सकते हैं ना कि नेट वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कैसे भैया, यहाँ अगर कहा जाए कि वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रेस्पेक्ट टू कार्ट इज इक्वल टू v, ये आपको दे रखा है, तो यहां से अपने को बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ पल्स जो है वो नेट हो जानी चाहिए जीरो, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाना चाहिए जीरो, ये क्वेश्चन में है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ पल्स माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट शुड बी इक्वल टू v। वेलोसिटी ऑफ पल्स आपने बोला कि जीरो होना चाहिए, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट इक्वल टू v, या वेलोसिटी ऑफ कार्ट यहाँ से कितना आ गया, माइनस v के बराबर। और ये बात हमने यहाँ देखी थी कि अगर कार्ट अपोजिट डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से चलने लगे, सेम स्पीड से चलने लगे, तो हमें ये पल्स रेस्ट पे दिखाई देगी। अब क्वेश्चन तो आसान हो गया, अपने को v कैलकुलेट करना है, v का फॉर्मूला अपन जानते हैं, दिस इज रूट ओवर t बाय म्यू के बराबर। टेंशन यहाँ गिवन है 100 न्यूटन्स और म्यू दे रखा है 0.25, ये फिर से आ जाएगा आपके पास 20 मीटर्स पर सेकंड। सो दिस इज योर आंसर। 20 मीटर्स पर सेकंड से कार्ट अगर लेफ्टवर्ड मूव करे तो पल्स जो है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे दिखाई देगी। और आप इसे अगर आई कैप जैकअप में लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द कार्ट शुड बी इक्वल टू -20 आई कैप। क्लियर है बात, उल्टी डायरेक्शन में चलना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। One end of a 12-meter long rubber tube with a total mass of 0.9 kg is fastened to a fixed support। ठीक है, ये सपोर्ट पे फिक्स कर दिया है, इसकी लेंथ दे रखी है और मास दे रखा है। A cord attached to the other end passes over a pulley and supports an object with a mass of 5 kg। ठीक है, यहाँ से एक रस्सी बांध दी, यहाँ से यहाँ तक, इसका मास दे रखा है 5 kg। The tube is struck a transverse blow at one end। यहाँ पे एक ब्लो दिया गया। Find the time required for the pulse to reach the other end। यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में वो पहुंच पाएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्यूब में टेंशन निकाल लूं और म्यू निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। इस बार कहाँ निकालनी है, इस ट्यूब में, इसमें आपको वेलोसिटी ऑफ द वेव निकालनी है। तो सीधा सा हिसाब है, अगर मैं इसके लिए बनाऊं, एफबीटी बनाता हूं अगर मैं, तो एफबीटी क्या बनाऊंगा, ऊपर इस पे लग रहा है टेंशन और नीचे से क्योंकि इसको पकड़ रखा है तो यहाँ भी सेम टेंशन लग रही होगी। अगर ये एम के लिए बनाओ तो ऊपर इधर लग रहा है टेंशन और इसका इधर लग रहा है एम जी, तो इस एम से अपन टेंशन निकाल सकते हैं। एम अपने को दे रखा है 5, तो ये हो जाएगा 50, तो यहाँ से मिल गया टेंशन आ गई 50। अगर टेंशन 50 है तो ये भी 50, मतलब अपने को एक चीज तो समझ में आ गई कि वेलोसिटी होती है रूट ओवर टी बाय म्यू, तो टी तो आ गया 50। अब अपने को चाहिए म्यू, मास पर यूनिट लेंथ। तो ए से बी का मास कितना दे रखा है आपको, 0.9 kg, लेंथ कितनी दे रखी है 12 मीटर, तो यहाँ से म्यू मिल जाएगा, यस, तो म्यू शुड बी मास पर यूनिट लेंथ 0.9 बाय 12, ये आपका आ जाएगा 3/40, या हाँ अब इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये शुड बी 3/40 kg पर मीटर, ये आ गया। यहाँ इसको लिख देते हैं 3/40, सॉल्व करेंगे इससे वेलोसिटी मिल जाएगी रूट ओवर, ऊपर चला गया हो गया 2000/3, दिस शुड बी योर आंसर। क्लियर, पूछा क्या है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पल्स टू रीच द अदर एंड, टाइम पूछा गया है, तो टाइम भी आराम से निकाला जा सकता है। एक बार अपने को ये वेलोसिटी मिल गई तो हमें पता है कि यहाँ जो भी पल्स चलनी शुरू होगी, मान लीजिए यहाँ जो पल्स चलनी शुरू हुई वो सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी और दूसरे एंड तक पहुंचेगी, तो हमें डिस्टेंस पता है जो उसको ट्रैवल करना है, हमें वेलोसिटी पता है, टाइम आराम से निकाला जा सकता है। टाइम टेकन बाय पल्स t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए से बी की डिस्टेंस है आपके पास 12 मीटर्स डिवाइड बाय
स्पीड आपने ये निकाल रखी है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगा 25.56 मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ डिवाइड कर लेंगे, फाइनल आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 0.47 सेकेंड्स के बराबर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन किए जा सकते हैं। आई गेस अब सारी बातें क्लियर हैं आपको कैसे करना है। हर कंडीशन में आपको टेंशन फाइंड करनी है। टेंशन एक बार फाइंड हो गई तो उसके बाद अपन आगे का क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A uniform rope of mass 0.1 kg and length दे दिया ये। तो एक बात समझ में आ गई कि मास है और लेंथ है, तो ये हो जाएगा आपका म्यू, मास पर यूनिट लेंथ। मास इज 0.1, लेंथ इज 2.45, तो यहाँ से आपका मिल गया ये। दिस कैन बी रिटन इज 10/245, या इसको लिखा जा सकता है 2 डिवाइडेड बाय 5 से कैंसिल करते हैं तो 4 and 9, 2/49 kg per मीटर। ये आपका आंसर आ गया यहाँ से म्यू का। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द रोप एट अ पॉइंट 0.5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर एंड। ये आपसे पूछा गया। इस बार क्या ध्यान रखना है यहाँ पे आपको कि ये वर्टिकल है, रोप जो है वो वर्टिकल है। अब सोचो अगर रोप में मास होता है और अगर रोप वर्टिकल होती है तो इसके हर एक पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेंशन किस वजह से है? किसी पॉइंट पे टेंशन इस वजह से होती है कि उसके नीचे कितना मास है, उसका mg जो यहाँ पे लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे टेंशन फोर्स लगता है। ठीक है, अब जितना आप ऊपर चलोगे उतना मास बढ़ता रहेगा, उतनी लेंथ बढ़ती रहेगी, उसके हिसाब से टेंशन भी ऊपर जाते जाते बढ़ती रहेगी। तो जिस पॉइंट पे आपसे पूछा गया है उस पॉइंट पे अपन टेंशन फाइंड करेंगे और फिर अपन अपना आंसर बताएंगे। तो चलिए पहले टेंशन फाइंड करते हैं। टेंशन फाइंड करने का तरीका क्या है? पहले अपने को वो मास निकालना पड़ेगा। तो टोटल लेंथ दे रखी है 2.45 मीटर्स। आपको पूछा गया है एट अ पॉइंट 0.5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर एंड। तो अगर ये आपकी रोप है तो आपको यहां से पूछा गया है, अगर ये डिस्टेंस इज 0.5 मीटर तो इस पॉइंट पे आपको टेंशन पूछी है, यहाँ पे ऊपर की तरफ टेंशन कितनी लग रही होगी ये पूछा है। तो इतने मास का m1g अगर मैं इसको बोलूं तो ये जो नीचे लग रहा है इसके बराबर टेंशन यहाँ पे मिलने वाली है। तो m1 कैसे निकालेंगे? टोटल मास अपने को पता है, यस m/l। ये लेंथ पता है, यस 0.5 मीटर्स। ये आपको मिल जाएगा m1। कितना आ जाएगा? तो m/l आप निकाल चुके हो, 2/49 इंटू 0.5 विच इज 1/49 kgs। ये आपका आ गया m1। अब यहां से आपको टेंशन चाहिए, टेंशन इज इक्वल टू m1 इंटू जी, सीधा सीधा मिल जाएगा 10/49 न्यूटन्स। टेंशन मिल गई, म्यू पता है, सीधा अपन आंसर बता सकते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ओवर टी बाय म्यू। टी इज 10/49 एंड म्यू इज 2/49, सो आंसर इज √5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ जाएगा वेलोसिटी का, √5। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। Calculate the time taken by a transverse wave to travel the full length of the rope। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि वेलोसिटी सेम तो नहीं रहने वाली। वेलोसिटी जैसे जैसे टेंशन चेंज होगी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब इसने पूछा है कि बताइए टोटल टाइम कितना लगेगा इसको पूरा लेंथ को ट्रैवल करने के लिए। अब यहाँ पे वेलोसिटी कम है, ऊपर बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है क्योंकि टेंशन लगातार इंक्रीज हो रही है। तो हम सीधा सीधा इसको डिस्टेंस बाय वेलोसिटी से तो नहीं कर पाएंगे। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या देखते हैं इंटीग्रेशन मेथड यूज करने का तरीका कि भैया अगर आप यहाँ से किसी x डिस्टेंस पे हैं और वहां पे एक dx डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और इसमें अगर टाइम dt लगता है, आपको क्या हुआ कि x डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम आपको अगर dt लगा, तो अपन यहाँ से देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो इस पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होगी? एक्स पोजीशन पे वेलोसिटी, तो एक्स पोजीशन पे जो मास होगा mx वो होगा m/l इंटू एक्स के बराबर। दिस इज द मास। इसके बराबर टेंशन हो जाएगी mx इंटू जी, सो हो जाएगी m/l इंटू एक्स इंटू जी। दिस इज द टेंशन। और इस टेंशन के करस्पॉन्डिंग हम जानते हैं कि यहाँ से वेलोसिटी भी लिखी जा सकती है रूट ओवर टी बाय म्यू। तो ये कितना हो जाएगा? रूट ओवर T इज m/l और म्यू भी m/l कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रूट ओवर एक्स जी। ठीक है, अब इसको लिख सकते हो म्यू टाइम्स एक्स जी, क्योंकि m/l इज नथिंग बट म्यू।
म्यू से म्यू कैंसिल, तो वेलोसिटी आई किसी एक्स डिस्टेंस पे रूट एक्स जी। अब इसके करस्पॉन्डिंग अपने को चाहिए, हम जानते हैं कि dx डिस्टेंस ट्रैवल करने में dt टाइम लग रहा है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। dx छोटा सा है, उसके लिए अपन वेलोसिटी को कांस्टेंट मान सकते हैं। सो dx यहाँ से आ गया, इसको लिखा जा सकता है dt इज इक्वल टू dx, वेलोसिटी की जगह डाल देते हैं रूट एक्स जी। अब इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे टाइम 0 से t तक, लेंथ अगर देखा जाए तो 0 से l तक। ये आपका पूरा इंटीग्रेशन रहेगा। इंटीग्रेशन सॉल्व करने का तरीका 1/√x का इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन होता है इसको आप रूट जी को बाहर ले लो तो 1/√g बाहर आ गया। 1/√x मतलब x की पावर माइनस हाफ, तो हो जाएगा 2 टाइम्स रूट एक्स। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिमिट 0 से l तक है। आपका आंसर आ गया यहाँ से t इज इक्वल टू 2 रूट ओवर l/g। ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली 2 रूट l/g। वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं, 2 टाइम्स रूट l दे रखा है 2.45, g आपको पता होता है 10। यहाँ से आपका आंसर फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो आएगा अप्रोक्सीमेटली 1 सेकंड के बराबर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, वेव्स में एनर्जी कैलकुलेशन कैसे की जाए, इस बारे में अपना पूरा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली बात आती है वेव्स में एनर्जी कौन सी होंगी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि वेव आगे प्रोपोगेट कर रही है, उसके पास एक वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि किसी भी टाइम पे और किसी भी पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से दिया जा सकता है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल y इक्वल टू a sin k x माइनस ओमेगा टी। अगर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकाली जाए तो उसको डिफरेंशिएट करके इस तरीके से लिखी जा सकती है, हम पहले भी देख चुके हैं ये, dy by dt इक्वल टू माइनस ओमेगा a cos ऑफ k x माइनस ओमेगा टी। अब अगर छोटा सा एक स्ट्रिंग का एलिमेंट लें dx लेंथ का, जिसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू है, तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जाएगी, हाफ इस एलिमेंट का मास dm और इसकी वेलोसिटी vp स्क्वायर, ऐसा। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर द स्मॉल एलिमेंट। dm लिखा जाएगा, म्यू ये हो गया और dx इसकी लेंथ हो गई, तो म्यू इंटू dx, vp स्क्वायर, अभी आपने vp यहाँ से कैलकुलेट किया, इसका स्क्वायर करके हम यहाँ लिख सकते हैं। सो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये काइनेटिक एनर्जी एक छोटे से एलिमेंट के साथ जो एसोसिएटेड है। सिंस इट इन्वॉल्व स्क्वायर ऑफ कोसाइंस, यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर आ रहा है, और हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर का जो मीन वैल्यू होती है वो मीन वैल्यू होती है हाफ के इक्वल। तो हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ की अगर बात करें तो डी के बाई डी एक्स अपने को कैलकुलेट करना है। डी एक्स अगर अपन यहाँ डिवाइड करते हैं तो अपने को क्या एक्सप्रेशन मिलता है फाइनली, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ ट्रांसमिशन। रेट ऑफ ट्रांसमिशन अपने को यहां से मिल जाएगा ऐसा, तो फाइनली अपने को जो यहाँ पे ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एवरेज अगर एनर्जी की बात की जाए, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसमिशन की बात की जाए, एवरेज रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय 1/4 ऑफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये अपने लिए काम की बात है, दिस इज एवरेज रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, म्यू मास पर यूनिट लेंथ, वी वेलोसिटी ऑफ द वेव, ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ए आपका मिल गया एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन रहेगा फॉर द रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। रेट क्यों, क्योंकि डी के बाई डी टी है, पर यूनिट टाइम की बात यहाँ पे हो रही है। ऐसे अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो उसकी रेट क्या होगी, इस बारे में भी बात कर लेते हैं जल्दी से। तो अपने को ध्यान क्या रखना है, it is greatest at mean position and zero at extreme position. जो फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ का बनता है अपने पास, वो बनता है ये, du by dx is equal to half mu omega square a square cos square kx minus omega t। जैसे आप अगर रेट के टर्म में लिखना चाहें तो फिर से सेम एक्सप्रेशन बनता है जो काइनेटिक एनर्जी के टर्म पे बना था। तो एवरेज रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज सेम एज एवरेज रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 1/4 म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये कहाँ यूज होगा ये हम सारी बातें आगे कर लेंगे, किसी क्वेश्चन में हम इस पे
बात करेंगे, पर फिलहाल आपको ये एक्सप्रेशन ध्यान रखने हैं कि एवरेज रेट कितनी होती है इन एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो दोनों का सम कर सकते हैं काइनेटिक और पोटेंशियल से। काइनेटिक आपने ये लिखी थी, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज गिवन बाय म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर पावर ट्रांसमिशन की बात करनी है तो एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर, सब हमें बाय dt करते हैं और एवरेज वैल्यू लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है हाफ। तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा एवरेज के साथ हाफ ऑफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर। दिस इज द एवरेज रेट ऑफ पावर ट्रांसमिशन। इसको आप इस केस में भी लिख सकते हैं कि अगर मास ऑफ स्ट्रिंग इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मास पर यूनिट लेंथ ना देके मास पर यूनिट वॉल्यूम दिया जाए तो आप वॉल्यूम यानी रो मल्टीप्लाइड बाय एरिया कर लेंगे तो भी आपको मास पर यूनिट लेंथ म्यू मिल जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आप म्यू को रो इंटू एस से भी रिप्लेस कर सकते हैं। म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू एरिया। ठीक है, तो यहाँ से आप रिप्लेस करेंगे तब भी आपको सेम आंसर मिल जाएगा। म्यू की जगह डाल दिया गया है रो एस। इंटेंसिटी की अगर बात करें तो इंटेंसिटी होता है पावर पर यूनिट एरिया। तो पावर आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसमें एरिया का अगर आप डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से जो एस था, दिस एस वाज एरिया, ये यहाँ से कट जाएगा तो आंसर जो बनेगा हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये बात यहाँ लिखी गई है, हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दिस इज द पावर ट्रांसमिशन या इंटेंसिटी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि और क्या क्या बातें इसमें आ रही है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कह रहा है कि फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इन द सेम वेव कितना होना चाहिए। तो अगर साइनसोइडल वेव की हम बात करते हैं जो कि पॉजिटिव एक्स में ट्रांसमिट कर रही है, ट्रैवल कर रही है, तो उसकी इक्वेशन इस तरीके से लिखी जा सकती है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। हम जानते हैं ये बात। अब इसमें अगर मैं दो पॉइंट्स लेता हूँ, एक पार्टिकल x1 पे है, दूसरा पार्टिकल x2 पे है, तो उन केस में मैं y1 और y2 की इक्वेशन इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक जगह x2 डाल दिया, एक जगह x1 डाल दिया अपन ने इक्वेशन में। ठीक है, अब अगर फेज डिफरेंस देखा जाए तो फेज डिफरेंस होता है कि साइन के अंदर का टोटल एंगल, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखिए तो ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंस जो आएगा वो आएगा के x2 माइनस x1 के बराबर। इसे कहते हैं फेज डिफरेंस। तो के डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा फाइव, और हम जानते हैं डेल्टा एक्स यहाँ से क्या लिखा सकता है, डेल्टा फाइव बाई के के बराबर। ये जो चीजें है ना, ये आप आगे जाके जब 12th में आप वेव पढ़ेंगे तब भी आप यूज करेंगे, तब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ने वाले हैं और वेव ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं, उन दोनों चीजों में ये काम आएगा। सो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट एरिया की बात यहाँ पे हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट लेंथ सीधा सीधा इस तरीके से लिखा जा सकता है, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, जो कि ध्यान दीजिए तो इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग में आपको मिल रही है फिर से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर दो वेव्स एक ही जगह पे मिलती हैं, सुपरपोज होती हैं, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। फिर से ये जो सुपरपोजिशन वाला प्रिंसिपल है, ये 12th में वेव ऑप्टिक्स में आपको बहुत डिटेल में फिर से पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल अभी हम पढ़ते हैं, एक बार बात करते हैं इसके बारे में। सुपरपोजिशन क्या होता है इस बारे में बात करते हैं कि जब भी किसी पॉइंट पे, मान लीजिए पॉइंट है यहाँ पे, दो वेव्स आती हुई मिलती हैं, तो एक ये वेव आ रही है और एक ये वेव आ रही है, इस तरफ चल रही है, इस तरफ चल रही है, तो इसका नेट रिजल्टेंट यहाँ पे क्या होगा, वो चीज बात करता है सुपरपोजिशन। ठीक है, तो अगर ऐसी बहुत सारी वेव्स है मान लीजिए, उन सब की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है किसी पॉइंट पे इस तरीके से दिए जा रहे हैं y1 प्लस y2 y3, अगर मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन सारे डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम कर सकता हूँ। इन वेक्टर सम से अपन बताएंगे कि नेट फाइनल इक्वेशन यहाँ पे क्या बनने वाली है। अब जैसे यहाँ पे दो चीजें आपको बता रखी हैं कि अगर वेव्स इस तरीके से आ रही हैं या वेव्स इस तरीके से आ रही है, दो तरीके से वेव आमने सामने आ रही हैं, तो क्या होगा फाइनली। फाइनली ऐसा होगा कि या तो दोनों वेव्स मिलके एक बड़ा लूप बना लें, या हो सकता है कि दोनों वेव मिलके उस बने हुए लूप को भी छोटा कर दें। ये दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनती हैं। तो इस सुपरपोजिशन के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं उस पर हम एक एक करके बात करते हैं। पहला एप्लीकेशन है इंटरफेरेंस, दूसरा स्टेशनरी वेव्स एंड बीट्स, और तीसरा लिसाजूस फिगर। तो हमें जो खास बातें इसमें पढ़नी है वो
आती हैं स्टेशनरी वेव्स और बीट्स के बारे में, जो हम आगे पढ़ेंगे। और उससे पहले इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स की बात आती है, जो कि 12th में एज इट इज फिर से रिपीट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। अगर दो वेव्स यहाँ पे आ रही हैं, वेव 1 और वेव 2, ये दोनों इंटरफेयर करती हैं और एक रिजल्टेंट वेव बनाती हैं। तो रिजल्टेंट वेव या तो ऐसा हो सकता है कि जो एम्पलीट्यूड ए और ए था वो इस तरीके से डबल हो जाए, 2a एम्पलीट्यूड हो जाए, या दोनों मिलके नेट 0 बना दें, कोई भी यहाँ पे वेव ना दिखे। ठीक है, कब कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब देखिए एक वेव इस तरीके से आ रही थी और दूसरी भी बिल्कुल सेम तरीके से आ रही थी, दोनों मिलके 2a बना देंगे। या दूसरा, ये इस तरीके से आ रही है और ये इसके अपोजिट तरीके से आ रही है, तो ये दोनों मिलकर यहाँ पे नेट को 0 कर देंगी। ये दो तरीके से यहाँ पे काम रिजल्टेंट बन सकता है। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जबकि इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब इनकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं अपन इस बारे में आगे बात करेंगे। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब हो पाता है जब सेम फेज में हो, मतलब इनका फेज डिफरेंस जो है वो 0, 2 पाई 3 पाई हो, इस तरीके से चलता हो। या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब वो अपोजिट फेज में हो, मतलब पाई 3 पाई 5 पाई, ऐसा जब फेज डिफरेंस चलेगा तो हम बोलेंगे कि वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। पूरा मैथमेटिकली हम इसको यहाँ पे बात करते हैं। तो हमने माना कि यहाँ दो सोर्सेज हैं, इन दोनों सोर्सेज से वेव यहाँ पे पहुंच रही है। इस वेव की इक्वेशन ये है, इस वेव की इक्वेशन ये है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ध्यान से देखिए ओमेगा सेम है यहाँ पे। जब ये यहाँ पे पहुंचेगी तो y1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा t प्लस के x1, y2 a2 sin ओमेगा t प्लस के x2, ये लिखा जा सकता है। नेट रिजल्टेंट इन दोनों का सम मिलेगा। जब इनको ऐड करते हो तो ऐड करने पे आपको समझ में आता है कि डेल्टा फाई तो ये है, और k की जो वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा, यहाँ से समझ में आता है कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा x। ये अनदर इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आप आगे भी यूज करने वाले हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अगर नेट एम्पलीट्यूड की बात करें तो जैसे हमने एसएचएम में भी पढ़ा था कि जब फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो नेट एम्पलीट्यूड को आप सीधा सीधा वेक्टर मान के भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही किया गया है कि अगर फाई इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है, इनके बीच का एंगल है, तो नेट एम्पलीट्यूड कैन बी रिटन एज दिस वन। अगर एम्पलीट्यूड ऐसा है तो अभी हमने देखा था कि जो इंटेंसिटी थी वो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही थी। हमने ऊपर जो इंटेंसिटी की बात की थी, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ जो a1 स्क्वायर है उसको मैं i1 लिख सकता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ 1, a2 स्क्वायर इज इंटेंसिटी ऑफ 2, ऐसे a नेट स्क्वायर इज इंटेंसिटी ऑफ नेट रिजल्टेंट वहां पे जो बन रहा है उसकी। तो ये इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला बनता है और एम्पलीट्यूड का जो रिलेशन बनता है, ये दोनों ही रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। ये एज इट इज आपको याद रखने हैं। एम्पलीट्यूड का जो रिलेशन आ रहा है, a नेट स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, और दूसरा i नेट जो इंटेंसिटी नेट बनती है वो बनती है i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos फाई के बराबर। अब ये मैक्सिमम कब होगा अगर इसकी बात करें, तो मैक्सिमम कब हो सकता है जब cos फाई 0 हो जाए, क्योंकि cos जो है वो मैक्सिमम होता है 0 डिग्री पे 1 होता है। तो अगर फाई 0 हो जाए तो ये चीज मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जब फाई 0 मतलब सेम फेज में हो जाए, when the two displacement are in phase मतलब same phase, then the resultant amplitude will be the sum of two amplitudes and I net will be maximum। बिल्कुल ठीक बात है। This is known as constructive interference जो हम बात कर रहे थे। अगर इसको मैक्सिमम होना है तो cos फाई को 1 होना पड़ेगा, मतलब फाई शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहाँ से बात समझ में आती है कि अगर वो 0 या 2 पाई या 4 पाई होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करके पाथ डिफरेंस लिखना चाहूँ तो पाथ डिफरेंस भी लिखा जा सकता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x इक्वल टू 2n पाई, या पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्डा। तो अगर n लैम्डा का पाथ डिफरेंस है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे होने वाला है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे भी इनको यूज करने वाले हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी पाथ डिफरेंस मतलब बेसिकली यही कि इसने यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना पाथ ट्रेवल किया, इसने यहाँ से तो पहुंचने में कितना पाथ ट्रेवल किया, इन दोनों का डिफरेंस इस पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। सो डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा अगर है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। डेल्टा फाई इक्वल टू अगर 2n पाई है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो नेट एम्पलीट्यूड और जो नेट इंटेंसिटी बनेंगी वो यहाँ देख पा रहे हैं हम। ये हो जाएगा रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर, और अगर इंटेंसिटी दोनों बराबर हैं
तो सीधा सा लिखा जा सकता है ये हो जाएगा 4i के बराबर, और जो नेट एम्पलीट्यूड बन रहा है वो बनता है a1 प्लस a2 के बराबर। अब बात करते हैं अगर दूसरा कंडीशन में कि अगर ये दोनों अपोजिट फेज में है तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो इन दोनों का डिफरेंस से आएगा, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज a1 माइनस a2 के बराबर। आई नेट जो आएगा वो मिनिमम आएगा, उसकी वैल्यू आएगी रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर, और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इंटेंसिटी नेट कितनी हो गई, 0 हो गई। दिस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मिनिमम कब पॉसिबल है, जब कॉस फाई जो है वो -1 हो जाए, और ऐसा कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे। तो ये हो जाएगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ऐसा जब भी फाई मिला आपको तो आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इस केस में अगर डेल्टा एक्स पे लिखा जाए तो ये भी याद रखा जाना चाहिए, डेल्टा एक्स इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, आपको एज इट इज ध्यान रखने हैं कि अगर डेल्टा फाई जो है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है या फिर मल्टीपल ऑफ लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर डेल्टा फाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है या ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये सारी बातें अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आ गई, रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर। मिनिमम इंटेंसिटी कितनी आ गई, रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। इनका अगर रेशियो देखा जाए तो इस तरीके से रेशियो बनाया जा सकता है। अगर आई वन और आई टू दोनों बराबर दे दिए तब भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ये फॉर्मूला सीधा था, आई नेट इक्वल टू 4i कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई 2 के बराबर। ठीक है, यहाँ कोई खास बात नहीं है, इस कॉस फाइव को कॉस 5/2 वाले फॉर्मूला से रिप्लेस किया गया है, सीधा सीधा ये भी पता किया जा सकता है। बेस इस पे देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। वेव फ्रॉम टू सोर्सेज ईच ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग द सेम डायरेक्शन बट विद इंटेंसिटीज इन द रेशियो 4:1। ठीक है, सो I1:I2 आपको दे दिया 4:1। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। अभी हमने पढ़ा था कि जब आई मैक्स होता है वो होता है रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम जो होता है वो होता है रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। आपसे इन दोनों का रेशियो पूछा गया है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये रेशियो इज इक्वल टू के है तो ऐसे लिखा जा सकता है सीधा सीधा कि आई वन को आप 4k ले लीजिए और I2 को आप k ले लीजिए। देखिए रेशियो सेम बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ इस जगह पे तो आप जानते हैं कि k सारे कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, इसलिए आप सीधा सीधा रेशियो को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा, आप I1 की जगह मान लीजिए 4, I2 की जगह मान लीजिए 1, तो दिस इज रूट ओवर 4 प्लस रूट ओवर 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4 माइनस रूट ओवर 1 का होल स्क्वायर। क्या मिलेगा, 2 + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 - 1 होल स्क्वायर। आंसर कितना आ रहा है, 9:1। सो ये आपका आंसर आएगा, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी। क्लियर है? अगर इंटेंसिटी इनकी 4:1 है तो मैक्सिमम इज टू मिनिमम इंटेंसिटी 9:1 के रेशियो पे आने वाली है। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए, अ ट्रायंगुलर पल्स मूविंग एट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, वेलोसिटी दे दी, on a rope approaches an end at which it is free to slide on a vertical pole। ठीक है, यहाँ पे free to slide है, distances सारी दे रखी हैं। draw the pulse at half-second interval until it is completely reflected। what is the particle speed on the trailing edge at the instant depicted। यहाँ पे क्या क्या velocities होने वाली हैं ये पूछा गया है। तो अगर बात की जाए यहाँ पे इस फ्री टू स्लाइड ऑन अ वर्टिकल पोल, ये जब भी लिखा है बोला गया है कि इट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड अंटिल इट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड। मतलब ये जब वेव पल्स आगे बढ़ेगी तो देखिए इसकी शेप कैसी हो जाएगी, ये क्योंकि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, पर ये डिस्टेंस यहाँ पे अभी 1 सेंटीमीटर का है, तो अगले हाफ सेकंड में यहाँ पहुंच जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगा कुछ ऐसा। ऐसा यहाँ तक पहुंच चुकी होगी, अगले हाफ सेकंड में फिर ये ऐसे पहुंच चुकी होगी। और अब ये बात है कि जब भी यहाँ पे लिखा होता है ना कि ये फ्री टू मूव मतलब यहाँ से वेव फिर से रिफ्लेक्ट होगी तो टकरा के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, तो अब इस बार जो वेव बनेगी यहाँ पे वो बन जाएगी ऐसी, और ये इसकी डायरेक्शन होगी मूव करने की इस डायरेक्शन में। तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या
जब तक ये पूरी रिफ्लेक्ट नहीं हो जाती, इधर से भी वेव आ रही है और जो यहाँ पहुंच चुकी है वो रिफ्लेक्ट होके इस तरफ चल रही है, तो यहाँ पे फिर से सुपर पोजिशन होगा, एक जो ओरिजिनल आ रही है, दूसरे जो रिफ्लेक्टेड है, उन दोनों का। इन दोनों की सुपर पोजिशन की वजह से यहाँ पे जो डायग्राम्स बनेंगे वो आपको बनाने हैं। तो एक डायग्राम मैं आपको बना के बताता हूँ, बाकी फिर आप उससे खुद देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो जब वेव यहाँ पहुंचती है जस्ट, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से आई है, और इसकी जो रिफ्लेक्टेड वेव है, अगर मैं उसको डैश्ड लाइन से बनाना बताऊं, तो वो बनेगी कुछ ऐसी यहाँ पे। अगर इन दोनों को मिलाना है, ऐड करना है, तो हम जानते हैं कि क्योंकि दोनों सेम सेम डिस्टेंस पे हैं, ये इस तरफ चल रही है, रिफ्लेक्टेड वाली इस तरफ चलेगी, तो दोनों मिलके जो नेट बनाएगी वो नेट बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, इस तरीके से ये पॉइंट यहीं पे रहने वाला है। अब जैसे अगले हाफ सेकंड की आप बात करोगे, अगले हाफ सेकंड में वो वाली वेव थोड़ी आगे आ चुकी है, तो वो वाली वेव ऐसी हो चुकी है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, प्लस ये वाली कुछ रिफ्लेक्ट हो चुकी है, ऐसा बन रहा है। तो इन दोनों का जो नेट बनेगा वो नेट बनेगा कुछ इस तरीके से, ऐसा एक नेट बन जाएगा कि ये जो पार्टिकल है बिल्कुल ऊपर पहुंच चुका होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डायग्राम्स बनाने हैं। जो आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि व्हाट इज द पार्टिकल स्पीड ऑन द ट्रेलिंग एज एट द इंस्टेंट डिपिक्टेड। तो हमें पता है पार्टिकल की जो स्पीड होती है, हमने पढ़ा था पहले कि वो होता है माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्लो वेव इनटू स्लोप। ये बात हमने पढ़ी थी अभी लास्ट वीडियो में। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो चीजें अपने को पता है, वेलोसिटी ऑफ वेव दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, और अगर स्लोप की बात करें, आपसे ट्रेलिंग एज पे बोला गया है, तो यहाँ पे स्लोप देखना है आपको, बेसिकली इसका स्लोप देखना है। इसका स्लोप कितना हो जाएगा, तो ये हाइट दे रखी है 1, ये लेंथ है 2, स्लोप शुड बी 1/2। तो आपका आंसर आएगा 1/2। आंसर इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, या पार्टिकल स्पीड इतनी हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड के अपन यहाँ बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ये आपको मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर। ठीक है बात अच्छे से।